हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। मैं प्रताप सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में, जो कि क्लास 10th फिजिक्स से लिया गया है, चैप्टर नंबर 10 लाइट से। और हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 6, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रिफ्रैक्शन, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है रिफ्रैक्शन, कैसे लाइट जो रेज है वो बेंट होती है, क्या रीज़न है इसके पीछे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अदर चीज़ों का डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्लाइड मैंने आपको पहले भी बना के दिखाई थी पार्ट 1 में। ठीक है, तो थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन हम करने वाले हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। ओके, एंड सेकंड थिंग इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। जो लाइट है वो हमेशा हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट इज़ ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये वाली स्लाइड भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि जैसे एक विंडो है, विंडो से यहाँ पे सनशाइन आ रही है ना, लाइट रेज आ रही है, तो ये बच्चा इजीली स्टूडेंट है ये, तो ये आराम से ये पढ़ पा रहा है। तो ये बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि जो लाइट रेज है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट इज़ ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यही चीज़ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कहलाती है। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है। ओके, और एक छोटी सी नज़र डालते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। एक ओपेक सरफेस है, यहाँ पे एक हम लाइट रे मान लो किसी कैंडल से या कहीं से सोर्स से आ रही है, तो पी क्यू एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये हमारा जो ऑपेक सरफेस है, पीछे से सामने से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्यू आर जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे टकराने के बाद वापस जा रही है। तो एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया था जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में, जो नॉर्मल हमने बनाया था उसके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस एंगल भी कह सकते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। मतलब यहाँ से जो लाइट आ रही है वो एंगल बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में। और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी, टकराने के बाद वापस जाएगी, तो वो बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब यहाँ पे हमने देखा कि एंगल आई जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो नया टॉपिक है, तो लास्ट तक वीडियो आपको देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने की कोशिश कीजिए। ओके, और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टाइप की, तो मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डालता रहूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सीधा सीधा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अगर कोई लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये हमने पढ़ा, तो अगर वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है तो वो क्या होगा, उसके पाथ चेंज हो जाएगा। जिस रास्ते से वो जा रही थी वो हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक छोटा सा डेमो देख के देखते हैं, देखो कि इससे समझते हैं। तो ये एयर है, मान लो यहाँ पे एक एयर है। ओके, पूरा जो खाली जगह होती है वहाँ पर तो हर जगह पे एयर होती है ना। और ये ग्लास है, मतलब ये कांच का टुकड़ा ले लिया हमने, ग्लास स्लैब बोलते हैं जिसको हम। और ये एक्सपेरिमेंट आपको टीचर्स वगैरह स्कूल में भी कराते होंगे। ठीक है, कि एयर है और यहाँ पे ग्लास है। तो ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मतलब जिसके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। जैसे ग्लास है, तो ग्लास एक तरीके से सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास होते हैं ना, एकदम क्लोज टू ईच अदर। तो ऐसे ही एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, तो उसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं। और जिसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत पास होते हैं, तो उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो एक इंसिडेंट रे है, मान लो यहाँ से हमने टॉर्च लगाई या कुछ भी, यहाँ से एक रे आ रही है, लाइट रे। ठीक है, तो पी क्यू एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल ड्रॉ किया तो उसको जाना कैसा चाहिए था, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था यहाँ से। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है ना, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे पी क्यू एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे है तो
एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया तो इसको कैसे ट्रैवल करना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, है ना। लेकिन क्या हुआ कि ये रेयरर अभी क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो पी क्यू रे है वो अभी रेयरर मीडियम में है, मतलब एयर मीडियम में है, ट्रैवल कर रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट से क्यू पॉइंट से मीडियम चेंज हो गया, एयर से कहाँ पे जा रही है लाइट रे, ग्लास में। तो एक्चुअल में उसको ऐसा जाना था, लेकिन क्या होगा, उसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। तो यही कहने की बात थी, देखो, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल करती है तो अपने उसका जो पाथ है, उसका जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन का, वो चेंज हो जाता है। तो इसको ऐसा जाना चाहिए था, है ना, येलो जो डैश डैश आपको लाइन दिख रही है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये थोड़ी सी बेंट हो गई, मतलब नॉर्मल के साइड में बेंट हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो जो एंगल है ये, है ना, तो रेयरर से डेंसर, तो रेयरर से डेंसर का मतलब हो गया क्या, टुवार्ड्स नॉर्मल। मतलब अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो क्या होगी, नॉर्मल जो लाइन होगी, नॉर्मल जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, तो उसके साइड बेंड हो जाएगी, इस साइड, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, थोड़ा सा मतलब इस साइड झुक जाएगी। तो रेयरर से डेंसर तो टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब बात होती है कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से जो लाइट ट्रेवल की अंदर ही अंदर, फिर ये बाहर निकलेगी, है ना। तो यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करके देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयरर के बीच में। पहले क्या था, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाने से क्या हुआ था कि ये लाइट रे बेंड हो गई थी थोड़ी नॉर्मल की तरफ, ठीक है, टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब क्या होगा कि ग्लास स्लैब से वो लाइट रे कहाँ जा रही है, एयर में वापस आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको जाना तो ऐसा चाहिए था सीधा, है ना, स्ट्रेट जैसी आ रही थी वैसी जाना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इससे ये हमें क्या पता पड़ा, ये इमरजेंट रे बोलते हैं, जो लास्ट में ट्रैवल करके एक मीडियम से दूसरी मीडियम से, है ना, ट्रैवल करके जो लाइट रे निकलती है लास्ट में, तो उसको हम इमरजेंट रे बोलते हैं। इसको हम एंगल ऑफ इमरजेंट बोलेंगे बाद में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बाहर की तरफ और इधर दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, मतलब दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ये क्या था कि रेयरर से डेंसर की तरफ आएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी ये लाइन, ठीक है, लाइट रे। और अगर अब ग्लास से एयर की तरफ जा रही है, मतलब डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगी, तो ये लाइट रे क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे लिख रहा है, देखो, डेंसर टू रेयरर। अगर ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो जो लाइट रे है वो कहाँ डेविएट हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बना कि आर एस एक इमरजेंट रे है, तो एंगल आई जो था, ठीक है, वो एंगल आर यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, और लास्ट में ये वाला एंगल जो बनेगा ई, तो ये हो जाएगा इमरजेंट रे। अब जरा इमरजेंट एंगल बोलेंगे इसको। जैसे यहाँ पे देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, और यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इमरजेंट, ठीक है, किस एंगल से ये बाहर निकल रही है, इमरजेंट हो रही है, इमर्ज हो रही है। अब यहाँ पे समझते हैं कि लाइट रे ये क्यों बेंड हुई, है ना। इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि लाइट रे बेंड क्यों हुई, है ना, यही कंसेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको रिफ्रैक्शन का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि जैसे एक रोड पे क्या हो रहा है, एक ट्रैक्टर चल रहा है, ठीक है, ट्रैक्टर चलता जा रहा है ईजिली। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्लाइड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे रोड है, तो रोड पे सीधी बात है, गाड़ी की स्पीड मतलब नॉर्मली सही रहती है ना, अच्छे से चलती है गाड़ी। लेकिन आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, रेत लगा रखी है, मतलब सैंड लगा रखी है ना, मतलब रोड के साइड में लेफ्ट और राइट में क्या है, यहाँ पे सैंड वगैरह है, रेतीली ज़मीन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक बार चेक करना, वैसे प्रैक्टिकली ये तो सभी जानते ही हैं कि रोड पे अगर गाड़ी चलाओगे ऑन रोड तो गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है, ठीक है। और अगर मान लो कि यहाँ पे चलाएंगे हम सैंड एरिया में, डेजर्ट एरिया में चलाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो इसी से हम समझेंगे, इसी एग्जांपल से, कि देखो कि मान लो ट्रैक्टर क्या हो रहा है, देखो ट्रैक्टर ये चल रहा था रोड पे, तो एक टायर रोड पे है और एक टायर कहाँ पे है, सैंड पे है। तो सीधी बात है, जो टायर रोड पे रहेगा उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, और जो टायर सैंड एरिया में रहेगा, रेतीली ज़मीन पे रहेगा, उसकी स्पीड एकदम से मतलब इमीडिएट क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ट्रैक्टर देखो लेफ्ट साइड कहाँ पर है, इसका जो लेफ्ट इसका टायर है वो रोड पे है, और जो राइट टायर है वो कहाँ पे है, सैंड पे है, रेतीली ज़मीन पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड इज़ मोर और स्पीड इज़ लेस, मतलब इस टायर की स्पीड ज़्यादा होगी और इस टायर की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, लेफ्ट वाले की ज़्यादा और राइट वाले की कम।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये एकदम से मुड़ जाएगा, ये एकदम से, है ना। ट्रैक्टर क्या होगा उसकी, क्योंकि ये क्या होगा, ये चलेगा नहीं, ये चलता रहेगा तो क्या होगा, इसके पीछे से ऐसा मुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जाने के चांसेस हैं इसके, है ना। तो इसलिए सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को हमें मिला कि ऐसा जाना चाहिए था उसको, है ना, एक तरीके से, लेकिन क्या हुआ, एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया तो वो इस तरफ झुक गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है और यहाँ पे स्पीड कम है। तो इसी से हम समझेंगे जो वेलोसिटी है लाइट रे की उस पर डिपेंड करती है, उसी के कारण क्या होता है, उसकी जो बेंडिंग है वो इसीलिए होती है, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला कि ट्रैक्टर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, मतलब जो ट्रैक्टर है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई थी, है ना, एक तरीके से। तो इससे हम समझेंगे लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। सीधी बात है, अगर नॉर्मल की तरफ लाइट रे बेंड हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, क्योंकि एयर में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है ना, उसमें कोई भी बीच में ओपेक मटेरियल आ जाए तो रुक जाती है, लेकिन अदरवाइज इन्फिनाइट तक वो चली जाती है ना लाइट रे। लेकिन तो जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल की तरफ लाइट रे बेंड होती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ओके। अब हम देखते हैं कि मान लो ये ट्रैक्टर है, बिल्कुल सीधा आया, है ना, एकदम से सीधा आया, जैसे जहाँ पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे थी और यहाँ पे थी, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देख लो दोनों टायर एक साथ रोड पे आए थे, है ना, तो आराम से स्पीड पकड़ लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड इज सेम लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि सीधी लाइन में जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऐसे ही हमने देखा कि नॉर्मल में है तो जैसा आया वैसा ही चला गया, मतलब अगर आप लाइट की जो डायरेक्शन है अगर बिल्कुल परपेंडिकुलरली डालेंगे, है ना, ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलरली डालेंगे तो लाइट रे सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ओके। तो कंक्लूजन हमें क्या निकला, कंक्लूजन यहाँ से कि रेयरर टू डेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल, मतलब रेयरर से डेंसर में जाती है तो कहाँ पे जाएगी वो, टुवार्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर लाइट ट्रेवल स्ट्रेट, अगर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो नो डेविएशन, मतलब कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन रेयरर टू डेंसर, तो थोड़ा समझते हैं। देखो ये एयर है, ये वाटर है या ग्लास मान लो, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। तो जब भी लाइट रे एयर में ट्रेवल करेगी, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ किया हमने एक, और यहाँ से इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी डिक्रीज, ये क्यों हुआ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। अब बात करते हैं डेंसर टू रेयरर की। मान लो ये जैसे ग्लास स्लैब है, तो यहाँ से लाइट आ रही है ये वाली, जैसे इसको हम शो कर रहे थे, अब ये वाटर से या ग्लास से होकर कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, ठीक है। अब उल्टा चेंज हो जाएगा मीडियम, है ना, ये इस तरीके से बाहर की तरफ और मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिला हमें, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से बाहर की तरफ निकल जाएगी, है ना, और ज़्यादा डेविएट हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी इट मीन्स वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी इट मीन्स वो नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अलोंग द नॉर्मल की बात करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन में ही अगर ट्रैवल करती है तो वो सीधी ही निकल जाएगी, कोई भी डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन का मतलब होता है कि अपने पाथ से मतलब विचल जाना, है ना, एक तरीके से, मतलब जैसे हमें जाना है वैसा ना जाके किसी दूसरे रास्ते से जाना। जैसे यहाँ पे देखो इस लाइट ट्रे को ऐसा जाना चाहिए था, है ना, लाइट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि लाइट इज ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो सीधी लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, रेयरर जो था यहाँ पे मीडियम, है ना, ये वाला रेयरर मीडियम था, तो रेयरर से कहाँ पे गई, डेंसर में, तो रेयरर से डेंसर में जाने से क्या हुआ, इसमें स्पीड डिक्रीज हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे सेम टू सेम है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलरली लाइट ट्रैवल करवाओगे उसमें से तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो सीधी की सीधी चली जाएगी। इट पासेस अनडेविएटेड, बिल्कुल डेविएशन इसमें नहीं होगा। वेलोसिटी डिक्रीज, थोड़ा सा वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि रेयरर से डेंसर में लाइट जा रही है तो स्पीड डिक्रीज होगी, लेकिन क्या होगा, वो सीधी चली जाएगी एकदम। अब थोड़ा सा क्विज टाइम आ गया है, ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये कुछ 7-8 क्वेश्चन हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक रे जो लाइट की रे है वो ग्लास स्लैब से 30 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, 30 डिग्री पे मतलब टकरा रही है एक तरीके से, तो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैंने टाइमर लगा रखा है, अगर आप वीडियो को पॉज करते हैं तो तब भी चल जाएगा, नहीं तो आप आंसर देना स्टार्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके आंसर इसका दे सकते हैं, क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है एंगल आई इज इक्वल टू 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड थर्ड ऑप्शन इज एंगल आई इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड लास्ट ऑप्शन इज एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, आंसर है इसका क्या, एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखो जरा क्या हो रहा है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो टकराई थी किससे, 30 डिग्री से, तो कितना एंगल होगा इंसिडेंस का, सीधी बात है एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का आंसर सही होगा, आप जाके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब नॉर्मली, तो अगर नॉर्मली करती है स्ट्राइक तो बताइए व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस एंगल से वो आ रही थी लाइट, ओके। तो पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, सेकंड है 60 डिग्री, और थर्ड है 40 डिग्री, एंड लास्ट में है एंगल आई 0 डिग्री। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ठीक है, ओके, टाइम अप। तो आंसर है इसका क्या, एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि अगर आप नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मली लाइट अगर ट्रैवल करती है तो उसका कोई भी डेविएशन नहीं होगा, है ना, वो सीधी की सीधी चली जाएगी। तो कहने का मतलब बिल्कुल 0 एंगल होगा, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे आप लोग तो एंगल 0 बनेगा, ओके। तो अब हम बात करते हैं, इफ़ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब 30 डिग्री से अगर वो इमरजेंट हो रही है, लाइट स्ट्राइक कर रही है स्लैब को, तो बताइए कितने एंगल से बाहर निकलेगी वो, इमरजेंस एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो गया आपका, कमेंट सेक्शन में जाके आप आंसर दे सकते हैं, ओके, जल्दी से। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है एंगल ई इज इक्वल टू 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन इज एंगल ई इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड थर्ड ऑप्शन इज एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड लास्ट ऑप्शन इज एंगल ई इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपको आंसर देना है जल्दी से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जिस एंगल से यहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी उससे डबल एंगल से वो इमरजेंट होगी, है ना, इस तरीके से। तो यही इसका आंसर है, सही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्री पॉइंट है भाई सभी के लिए, ओके। तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर आपके आंसर सही निकलते हैं तो आपको मैं पॉइंट्स दूंगा यहाँ से, ठीक है, ओके। और अपने नेक्स्ट वीडियो में उन सभी का नाम लूँगा, ठीक है, जिनके ऑप्शन सही जाएंगे, ओके। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्लैब, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट स्ट्राइक कर रही है ग्लास स्लैब एट एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द नॉर्मल, है ना, एंड द सरफेस ऑफ द स्लैब, टू द सरफेस ऑफ द स्लैब, ठीक है। 50 डिग्री से स्ट्राइक कर रही है, तो बताइए इंसिडेंस कितना एंगल आएगा, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। 50 डिग्री पहला ऑप्शन, सेकंड 25 डिग्री, थर्ड 40 डिग्री, एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो 100 डिग्री। आप जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 50 डिग्री, है ना। कि अब जरा देखो यहाँ पे क्या है कि अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास स्लैब एट एंगल 50 डिग्री विद द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्लैब। अब ये ध्यान करना, तो एंगल ऑफ आई, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ इमरजेंट के। तो सीधी बात है, जितना ही एंगल स्ट्राइक करेगी 50 डिग्री को उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, a ray of light gets deviated when it is passes obliquely from one medium to another medium because color of light changes, frequency of light changes, speed of light changes, intensity of light changes। क्या है इसका आंसर, मतलब a ray of light gets deviated मतलब वो अपने नॉर्मल पाथ से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डेविएट हो जाती है। क्या रीज़न है इसका, तो मैंने अभी बताया था आपको लास्ट स्लाइड में कि स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, मतलब अगर लाइट की स्पीड चेंज होगी तभी वो अपने रास्ते से डेविएट होती है ना, या टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या तो फिर किससे होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये वाला, राकेश परफॉर्म
द एक्सपेरिमेंट ऑफ tracing the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab for different angle of incidence, he observed that in all cases. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है ये। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जिनको बहुत ही अच्छी स्टडी की नीड है। तो मैं तो कोशिश यही करता रहूँगा कि आप तक बहुत ही अच्छे वीडियो आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर बट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। सेकंड ऑप्शन, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर बट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। एंड एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल ई बट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लास्ट ऑप्शन इज एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल ई बट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि एंगल आई आर से बड़ा होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है ना, तो एंगल आई हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल है वो क्या होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल और अंदर की तरफ झुक जाएगी, तो एंगल थोड़ा छोटा बनेगा, है ना। और लास्ट में क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। जिस एंगल से आ रही थी लाइट, लास्ट में जो इमरजेंट एंगल निकलेगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो यही इसका आंसर सही है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप जाके अपना भी आंसर दे सकते हैं, ओके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम में इंक्लूड करूंगा वीडियो में, ठीक है। और आगे आगे वीडियो जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं गिव अवे भी स्टार्ट करने वाला हूं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे ये चीज़ हमने पढ़ी अभी, है ना, चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे ही एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो वो कहीं ना कहीं अपने पाथ से डेविएट हो जाती है ना, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये इंसिडेंट रे है, इसको जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, वो थोड़ा सा इधर की तरफ बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे क्या क्या है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप इसको ऐसे मतलब याद नहीं करना है, समझना है बस आपको। डायग्राम याद है, अगर आपको फिगर याद है तो आप इजीली इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे है ये वाली पी क्यू, एंड रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे है, एंड द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये क्या होगा, ये 1, 2 और ये 3 बिल्कुल इसी पॉइंट पे यहाँ पे लाई करेंगे, मतलब एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ठीक है। और सेकंड क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसी के ऊपर हम आगे न्यूमेरिकल्स पूरा करने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई, साइन थीटा जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स में। तो साइन आई का मतलब क्या है कि ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो साइन आर हो जाएगा यहाँ पे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब ये है कि इस दोनों का रेशियो है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो एक तरीके से इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ओके। तो साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट रहने वाला है, और जो कि इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, देखो कि आइस है हमारा, ठीक। तो आइस से एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, तो एक लाइट रे यहाँ से हमने ट्रेवल करवाई, तो क्या होगा, ये थोड़ी सी बेंड हो गई, ओके। तो साइन आई अपॉन साइन आर, जब इसका हम वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.31, ओके। एंड जब डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड से अगर हमने क्या, ये देखो ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो हम रिफ्रैक्शन इसमें से करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एयर से अब डेंसर में जाएगी लाइट तो और ज़्यादा बेंड होगी, तो साइन इसका हो जाएगा 2.42, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 2.42, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक चीज़ों का अलग अलग होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसी को हम बोलते हैं साइन आई अपन साइन आर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आगे हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है, बने रहेगा वीडियो में। तो
जैसे ये चीज़ हमने घर पे देखी हुई है कि अगर हम किसी मग में या बर्तन में पानी भरा है और अगर हम पेंसिल उसमें डाल दें या अपना हाथ भी डाल दें या कुछ भी डाल दें तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ नज़र आता है, ऐसा लगता है वो टूटा हुआ है ना। तो पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन इन अ बीकर विद वाटर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से देखा तो एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा पानी हमने भरा, ठीक है, इसमें पेंसिल डाली इसमें, तो ये थोड़ी सी ऊंची नज़र आती है ना। क्या रीज़न है इसका, देखो ये एक्चुअल में यहाँ पे है तो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लाइट रे देखो क्या होता है, लाइट रे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो कि नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है इसका, तो ये इस तरीके से बेंड होना चाहिए, ठीक है। तो अपरेंट पोजीशन यहाँ पे नज़र आती है और ये होती है एक्चुअल पोजीशन। जैसे मान लो पानी में अगर हम नहा रहे होते हैं, है ना, कभी कभी तो किसी बर्तन में या किसी चीज़ में साबुन चला जाता है अपना नहाने वाला, तो जैसे ही हम सोचते हैं उसमें देखते हैं तो काफ़ी पास लगता है ना, लेकिन जब हम हाथ डालते हैं तो वो बहुत दूर निकलता है ना। तो यही होता है कि एक अपरेंट पोजीशन होती है जो कि एक्चुअल में नहीं होती उसकी, जो हमें दिखती है ऊपर से, ठीक है। और एक्चुअल पोजीशन वो उससे काफ़ी नीचे होती है। जैसे कभी कभी आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि एक एग्जाम्पल भी है, जैसे कि नदी में जो मछली हमें दिखती है वो एक्चुअल में नदी में कोई भी चीज़ है वो एक्चुअल में वो अपनी जगह पे नहीं होती है। मछली जो होती है, फिश होती है, वो तैर रही होती है तो वो एक्चुअल में अपनी जगह पे नहीं होती है, थोड़ी सी और नीचे होती है वो, है ना, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है, ठीक है। Thus, because of the refraction of light coming from the part of the pencil that is underwater, the pencil appeared bend. मतलब नीचे से जो लाइट रे आ रही है ना, इसको देखने की, तो क्या हो रहा है, ये हम जब इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा इसकी अपरेंट पोजीशन में नज़र आएगी, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जैसे हम ये डायग्राम तो आपको याद ही हो गया होगा, है ना। एक तरीके से इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। और ये एक्चुअल में ऐसा जाना चाहिए था इस रे को, लेकिन वो गई नहीं, है ना। ये रेयरर मीडियम है जो एयर है हमारी, और ग्लास में कैसा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। तो मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2, तो कहने का मतलब है कि वी नो दैट साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है इसको, है ना। अभी हमने पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं 2 1। तो 2 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए कि 2 1 का मतलब क्या है कि 1 तो जो बाद में लिखा है उसको हम पहले लिखेंगे, V1 अपॉन V2। V1 और V2 क्या है अभी हम बताएंगे आपको कि वेलोसिटी इन मीडियम 1। V1 का मतलब है कि लाइट जो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है मीडियम 1 में, तो उसकी कितनी वेलोसिटी है वो यहाँ लिख देंगे हम लोग, और जब मीडियम 2 में जाती है ना, डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी यहाँ लिख देंगे। तो 2 1 का मतलब है जो पहले लिखा है उसको नीचे लिखना पड़ेगा और ये वाला ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो 1 2 की बात करेंगे अगर हम, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ जा रही है उल्टे, है ना, मान लो कि अब जैसे मान लो कि यहाँ से हमने टॉर्च लगाई तो एक लाइट रे यहाँ से होते हुए वापस जा रही है, मतलब मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ जा रही है ना, ग्लास स्लैब से एयर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 1 2, तो V2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और V1 नीचे आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रे लाइट इन मीडियम 2 एंड वेलोसिटी ऑफ रे इन मीडियम 1, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो वहीं से हमें वैल्यू मिलती है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, N21 एंड N12, मतलब उल्टा होता है, V1 अपॉन V2 और ये होता है V2 अपॉन V1। इसको नोट कर सकते हैं आप, वीडियो जो भी इसमें लिखा जा रहा है ना, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे हमने देखा कि N21 है वो इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे दोनों के क्या है, रेसिप्रोकल माने जाएंगे। अगर हम इसको देखेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल नज़र आएगा, और अगर इसको देखेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल नज़र आएगा, ओके। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब मटेरियल मीडिया, मतलब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ चीज़ों के कैसे कैसे क्या होते हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये है, ज़रा ध्यान करना, इंडेक्स मीन्स फर्स्ट मीडियम इज़ वैक्यूम, मतलब जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी तो पहला मीडियम हमेशा क्या मानेंगे हम लोग, वैक्यूम मानेंगे। क्लियर, ये ज़रा ध्यान करना, मैं दोबारा से इसको दोहरा रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आएगी तो पहला जो मीडियम होगा वो हमेशा क्या होगा, वैक्यूम ही माना जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वैक्यूम है और एयर है, ये मतलब एयर है यहाँ पे। तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, तो एक लाइट रे आई तो ये बेंड हो गई थोड़ी सी, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ 1.0003, ठीक है। तो
जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, नीटा की वैल्यू होती है साइन आई अपन साइन आर, उसकी वैल्यू होती है 1.0003। ओके। एंड अब बात करते हैं आइस की, वैक्यूम की। यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट ट्रेवल कर रही है तो थोड़ी सी ज़्यादा बेंड हो जाएगी, और तो इसका आ जाएगा 1.31। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज़ 1.31। एब्सोल्यूट लग रहा है तो इसका मतलब जो मीडियम 1 है यहाँ पे, ये लाइट यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल कर रही है वो वैक्यूम में है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल कर रही है वो वैक्यूम में है, तो इसका हो जाएगी वैल्यू 1.31। अब बात करते हैं वाटर, पानी की बात करते हैं। यहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम से कहाँ पे लाइट ट्रैवल करेगी, पानी में, वाटर में। तो जैसे ही यहाँ पर ट्रैवल किया तो थोड़ा सा और ज़्यादा बेंड होगी, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। ठीक है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं क्राउन ग्लास, कोई भी ग्लास का टुकड़ा है, ठीक है, वैक्यूम से कहाँ पे जा रही है, ग्लास के अंदर, तो इसकी होती है 1.52। ठीक है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं याद भी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में काम आती हैं। ठीक है, कभी कभी गिवन होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और वैक्यूम है, ये रॉक सॉल्ट है हमारा। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है और बेंड होगी, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट इज़ 1.54। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डायमंड की। ये वैक्यूम है और यहाँ पे डायमंड है, मीडियम, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये लाइट रे, इंसिडेंट रे है हमारी, और बहुत ज़्यादा बेंड हो जाती है इसमें। तो एक कहने का मतलब ये है, देखो कि यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो 1.0003, 1.31, 1.33, 1.52, 1.54, और लास्ट में यहाँ पे देखो हमने इसका डायमंड का निकाला तो 2.42 आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हो रहा है, लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुकती जा रही है, अंदर की तरफ आती जा रही है। देखो और पास में आई, और पास में आई, और लास्ट में डायमंड में बहुत ज़्यादा पास आ गई है नॉर्मल की तरफ, है ना, टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एयर में थोड़ी ज़्यादा फास्ट रहेगी, है ना, लाइट की जो वेलोसिटी है, आइस में थोड़ी कम हो जाएगी, फिर वाटर में और कम हो जाएगी, ग्लास में और कम हो जाएगी, है ना, और रॉक सॉल्ट में और कम हो जाएगी, डायमंड में और कम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे हमने देखा इसकी 2.42 आ गई। कंक्लूजन हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वो बेंडिंग कैपेसिटी, वो बेंड ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आएगा उसका बेंडिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी, इंक्रीज। ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ से हमने देखा कि भाई डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 होता है, तो इसका आप क्या मतलब निकालोगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो सीधी बात है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 एज कम्पेयर टू इट्स स्पीड इन एयर। मतलब एयर में जितनी स्पीड थी उससे मुकाबले में जो अगर डायमंड से लाइट पास होगी तो वो इतने फैक्टर से कम होगी। बात समझ में आ रही है, कितनी कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि हम क्या निकाल रहे हैं, जो लाइट ट्रैवल करती है उसका जो रेशियो है स्पीड का, है ना, तो वही चीज़ हम निकाल रहे हैं। तो क्या होगा इसका मतलब कि अगर इसका इतनी वैल्यू है तो वो एयर के मुकाबले, है ना, एज कम्पेयर टू जो उसकी स्पीड है इतने फैक्टर से कम हो जाएगी, रिड्यूस बाय अ फैक्टर 2.42 एज कम्पेयर टू इट्स स्पीड इन एयर। जितनी स्पीड उसके एयर में थी उससे इतने फैक्टर पे वो कम हो जाएगी, किसमें, डायमंड में। तो फ्रेमिंग द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब बात करते हैं कैसे बनाइए फॉर्मूला, है ना, बनाएंगे इसको जरा देखते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो बात करते हैं एयर की, तो ए वी, ठीक है। तो ए वी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ए का मतलब एयर, वी का मतलब वैक्यूम। ठीक है, देखो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको, वैक्यूम आ जाएगा। तो पहला मीडियम होगा वो वैक्यूम और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एयर। तो जो मैं अभी बताया था आपको 1 के बारे में, जो पीछे लिखा रहेगा वो ऊपर आएगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ वी, ठीक है, वी मीडियम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, ऐसे ही अगर आइस और ए की बात करेंगे, ए मतलब एयर ले रहे हैं यहाँ पे हम, और आइस है तो वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन एयर, और नीचे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आइस। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विथ रिस्पेक्ट टू एयर, देख लो एब्सोल्यूट के लिए तो ये हमेशा यूज होगा,
पहला मीडियम हमेशा वी आएगा, वैक्यूम। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, एयर ले सकते हो, आइस ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, कुछ भी, लेकिन पहला मीडियम आएगा आपका वैक्यूम। तो ये माना जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और अगर हम नॉर्मल की बात करेंगे, एक आइस मीडियम है और एक एयर मीडियम है। तो एयर से कहाँ पे जा रही है लाइट? आइस में, एयर टू आइस। तो ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब देख लो जरा, समझना इस चीज़ को कि किसका निकाल रहे हैं हम लोग आइस का निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वी बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो ये अगर मान लो वी और वी यहाँ पे दे रखा है, वैक्यूम और ग्लास, ठीक है। वी मतलब वी फॉर वैक्यूम और जी फॉर ग्लास। तो एन जी यहाँ पे आएगा, वी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जो नीचे लिखा रहता है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। जी मतलब ग्लास, वी फॉर वैक्यूम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब अगर वैक्यूम है पहला मीडियम, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वाटर का निकालेंगे तो वाटर पहले लिखा जाएगा, एयर बाद में लिखा जाएगा, है ना, WA। तो पहले जिसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं वो पीछे लिखा जाता है और जिसका निकालते हैं वो आगे लिखा जाता है ना। तो VA अपॉन VW। क्लियर? अगर कोई भी इसके ऊपर अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। और कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑयल और एयर के बारे में, तो यहाँ पे VA ऊपर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑयल। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे थोड़े थोड़े, है ना। तो कोशिश मैं यही करता रहूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं, कंसेप्ट हैं, वो बिल्कुल क्लियर होते जाएं, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला की बात करते हैं। N21 इक्वल टू V1 अपॉन V2, N21 1 अपॉन N12। देखो एक तरीके से ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। V1 मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और V2 मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इस तरीके से सॉल्व करना है। इफ़ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन, टेक फर्स्ट मीडियम एज एयर। अगर आपके क्वेश्चन में पहला मीडियम नहीं दिया गया है तो हम हमेशा कौन सा मीडियम लेंगे? हम हमेशा लेंगे एयर मीडियम, ठीक है। अगर मान लो एक कोई भी क्वेश्चन, अभी हम करेंगे आगे क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। If the first medium is vacuum, then refractive index of second medium is called absolute refractive index। तो ये चीज़ तो अभी हमने पढ़ी थी कि अगर पहला मीडियम वैक्यूम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, मतलब सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो। और थर्ड है फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये दोनों एक ही चीज़ हम मान के चलेंगे कि एयर में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो इक्वल लेके चलेंगे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जो कि इसके बराबर होती है इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो सभी को याद ही होगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतने मीटर लाइट ट्रेवल कर जाती है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट, और ये ध्यान करना कि इसमें हम कोई भी यूनिट नहीं लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इजीली इसको बता सकते हो कि ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी आता है कभी कभी, है ना, 1 मार्क्स में MCQ में भी आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या यूनिट होती है। तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। देखो, द लाइट एंटर्स इन अ ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट हमें ये दे रखी है वैक्यूम। तो सबसे पहले क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब वी हमें ये पहले से ही दे रखा है, यहाँ पे हम मान के चलेंगे। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब जरा देखो, जो लाइट है वो ग्लास प्लेट में एंटर कर रही है, ठीक है। तो ग्लास प्लेट में एंटर कर रही है, लेकिन ये नहीं दिया कहाँ से आ रही है। तो पहला मीडियम क्या माना जाएगा? वैक्यूम माना जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ग्लास में एंटर कर रही है तो ये क्या होगा? एक मीडियम हो गया वैक्यूम, है ना, और एक मीडियम हो गया ग्लास। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा? NGV। इसको नीटा बोलते हैं वैसे, थोड़ा सा n का जो ये वाला पोर्सन लंबा होता है ना, NGV। GV मतलब ग्लास का निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में? V के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो ये हमें दे रखा है पहले से 1.50। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास VG, ये निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे NGV इक्वल टू
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, तो v यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करने वाले हैं, क्योंकि हमें ये निकालना है वी जी, तो ये इधर लेके आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये इधर आ जाएगा, है ना। तो वी जी इक्वल टू वी वी अपॉन एन जी वी आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे कितना आएगा, वी वी की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, और नीटा की जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो हमें दे रखी है 1.50, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, है ना। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। ये 1.5 है, ये 3 है, तो ईजिली आप 2 बार काट सकते हो, है ना। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। और ये ध्यान करना कि ग्लास मीडियम में जा रही है तो ये इससे कम ही आएगी, है ना, क्योंकि एयर जो वैक्यूम है या एयर है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वाटर का दे रखा है तो WA ये लिखेंगे हम लोग, तो 4/3 हमें दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर VA, ये हमें पहले से ही पता होती है, और नहीं भी होगा तब भी हम यही लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या निकालना है हमें, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे NWA = VA/VW। तो हमें फाइंड क्या करना है भाई, ये तो हमें पहले से ही दे रखा है 4/3, और VA भी हमें दे रखा है 3 × 10⁸, और V वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ये हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा तो 3 3 या 9 हो जाएगा ये, है ना। और 4 को जब 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.25 आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितनी आ जाएगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप इजीली इसको, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली इसको आप कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जहाँ तक हो सकता है आपके फ्रेंड्स में, स्कूल में, कोचिंग्स पे आप इसको शेयर कीजिए जितना हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज़ 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पहले से दे रखा है तो हम लिख लेंगे पहले क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, वाटर, ठीक है, ये दे रखा है हमें, तो ये हम सीधे सीधे लिख लेंगे, क्या लिखा है 1.33। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये निकालना है हमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करो कि 1:1 था, तो यहाँ पे 1/2 हो जाता था, है ना, इस तरीके से। तो ये वैल्यू हम निकालेंगे तो इसका ये उल्टा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें ये 1 की जगह पे 1 आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1.33। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.75 लगभग आएगा, डिवाइड करके देख लेना आप लोग, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज़ 0.75, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 0.75। कभी कभी ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा 1/1.33, है ना, या सेम यही मिलेगा, तो आपको समझना है, और हो सकता है कि ये डिवीज़न करके दे दिया जाए, तो जैसे ये दिए रखा है 0.75। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन and tarpentine and water are 1.44, 1.47 and 1.33. In which of these materials does light travel faster? तो ये चीज़ हमने बताई थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब मीडियम की बात करेंगे अगर हमें ये निकालना है ना, क्योंकि हमें ये पता करना है कि किस में लाइट ट्रेवल फास्टर कर रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आ जाएगा। तो सीधी बात है, इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द अबव रिलेशन दैट द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन दैट मीडियम विच हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, ये ध्यान करना, ठीक है। जिसकी ज़्यादा आती है उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा आएगी तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। वाइस वर्सा होता है, अगर ज़्यादा है तो कम, कम है तो ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि 1.44, 1.47, 1.33, तो जिसका कम है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 सबसे कम है, तो उसी मीडियम में लाइट जो है वो ट्रेवल फास्टर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नाउ आउट ऑफ केरोसिन, टर्पेंटिन एंड वाटर, वाटर हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो वाटर का सबसे कम है 1.33। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिसका कम होगा उसी में उसकी लाइट स्पीड ज़्यादा होगी। सो द लाइट विल हैव मैक्सिमम स्पीड इन वाटर और लाइट विल ट्रैवल फास्टर इन वाटर। ओके, क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पे बता सकते हैं। ओके, इन विच ऑफ द गिवन मीडिया लाइट मूव्स द फास्टर? मीडियम, वाटर, आइस, एल्कोहल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, 1.31, 1.36। तो आप तो देख के ही बता दोगे कि कौन से मीडिया में लाइट फास्ट ट्रैवल करेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा उसी में क्या होगा कि जो लाइट ट्रैवल करेगी फास्ट तरीके से करेगी। ठीक है, तो सबसे कम किसका है? आई थिंक आइस का है यहाँ पे 1.33, तो यही आंसर आ जाएगा इसका। तो लाइट ट्रेवल फास्टर थ्रू आइस बिकॉज विच हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा उसी में स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, और सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है? यूज़ अबव टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे इजीली। तो लाइट इन एयर में होता है इतना और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दे रखा है कितना? 1.33। तब इसको सॉल्व करोगे पूरा तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में इतनी लाइट ट्रेवल करेगी। तो लास्ट वाली स्लाइड में जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो आप लोग क्वेश्चन को देख के समझ के कंसेप्ट यूज़ कीजिए और तभी फॉर्मूला लगा के उसको पूरा सॉल्व कीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। द पाथ ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू डिफरेंट मीडिया ए बी सी फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज शोन इन बिलो। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीडियम दे रखा है कि एयर ये मीडियम है, मीडियम ए, मीडियम बी, मीडियम सी। तो देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो ऊपर तो 60 डिग्री है लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है। देखो यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 40 डिग्री है। तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, विच ऑफ द मीडिया ए बी सी हैज़ मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? मटेरियल मतलब ए मीडिया की या बी की या सी की। तो पहले के आंसर हम बात करते हैं ए साइन 30 डिग्री लेस देन 40 डिग्री साइन 45 डिग्री। कहने का मतलब है यहाँ पे देखो कि इसमें बात करते हैं हम लोग कि पहले की बात करते हैं कि जो 30 डिग्री है वो 40 से कम होता है और 40 बीच में आता है 45 से। ठीक है, तो ये चीज़ देखो ज़रा, साइन 30 डिग्री सबसे कम है, फिर बड़ा है साइन 40 ये वाला मीडियम, और फिर है लास्ट में साइन 45। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी एंड इज़ ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। तो कहने का मतलब ये है कि देखो सबसे ज़्यादा बेंड कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे हो रही है, 45 डिग्री पे बेंड हो रही है। तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? तो मीडियम ए है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम एंगल पे डेविएट हो रही है, ये ज़्यादा हो रही है, ये थोड़ी सी 40 डिग्री पे, ये 45 पे है। तो ये मीडियम ए हैज़ मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि ईजिली लाइट को आर पार कर सके, है ना, जल्दी से जल्दी वो लाइट पास हो जाए, इसी को हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था, थ्रू विच ऑफ 3 मीडिया विल स्पीड ऑफ लाइट बी मैक्सिमम। किस में ज़्यादा होगी? तो आप देख के बताइए ज़रा किस में ज़्यादा होगी, समझ के देखिए, अभी हमने पढ़ा था। तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन द मीडियम बी ऑफ लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीटा बी। तो सबसे कम किसका है? देखो 45 डिग्री, सबसे ज़्यादा बेंड इसमें हो रही है, तो इसका मतलब सबसे कम, है ना, इसमें पूछा जा रहा है कि स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, अभी पढ़ा था हमने। और लास्ट क्वेश्चन ये है, विल द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी बेंड टुवर्ड और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ए से बी में ट्रैवल करेगी, मान लो ए मीडियम से बी मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो बताइए वो नॉर्मल से नॉर्मल के पास जाएगी या दूर हटेगी वहाँ से। तो नीटा ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। तो लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इससे, ये सबसे कम है ना, तो क्या होगा? वो दूर भागेगी, है ना। ये समझ लो इस चीज़ से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का कम, ए का ज़्यादा है किससे? बी से, तो वो उससे क्या होगा?
जो लाइट बेंड होगी नॉर्मल से वो दूर भागेगी। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर यही क्वेश्चन है हमारे, और इसको आपको सॉल्व करना है घर पे जाके, कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपको। ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता भी है इसी टाइप के, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ऐसा हो तो बताइए इस मीडियम में कितने वेलोसिटी होगी, कैसी होगी। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे आई थिंक। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपको ट्रबल हो रही है इसको समझने में, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके आप बताइए कि कौन से टॉपिक पे कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और आगे बने रहिएगा। मैं ऐसे ही लगातार वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। आप सभी का प्यार बना रहे, धन्यवाद।